गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये जो अनुस्वार और अनुनासिक जो शब्द होते हैं, ये जो बिंदु होते हैं, मतलब शब्द क्या है, ये एक चिन्ह है ना। अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो स्वर आपने देखे होंगे, स्वर अ आ ई है ना, उसमें अंग और जो अह वाले होते हैं ना, अयोग्य वह है ना, उन्हीं में से जो अंग स्वर होता है उसे हम कहेंगे अनुस्वार। ठीक है। और एक चंद्र बिंदु वाला होता है जो शिरोरेखा के ऊपर, यानी जो आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, शिरोरेखा, उसके ऊपर चंद्र और एक बिंदु लगाते हैं, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। तो सबसे पहले तो हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे। देखो, अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद में आने वाला, जो स्वर होते हैं ना, सारे स्वर, उनके बाद में आने वाला। अनु मतलब बाद में, और स्वर यानी स्वर के बाद में। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में ना होकर, मतलब शब्द के पहले में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग या तो मध्य में किया जाता है या फिर अंत में होता है। और इसका जो उच्चारण है वो नासिक के व्यंजन है, मतलब नाक से इसका स्वर आता है। ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है। ये किस में आएंगे? अयोगवा में। क्लियर है? किस में आएंगे ये? अयोगवा में। और इनका जो चिन्ह होगा, इसका जो लिपि चिन्ह होगा वो होगा बिंदु। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगता है वह इसका लिपि चिन्ह है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। किस में आएंगे ये? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे जो हमने व्यंजन के जो वर्ग पढ़ते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, अलग अलग जो व्यंजन है, त वर्ग, ये जो सारे वर्ग हैं, इसमें जो पांचवा अक्षर जो होता है ना, जैसे ड, ण, न, म और न, ये जो पांचवे अक्षर है ना, इनके पहले अगर कुछ भी ऐसे नासिक की ध्वनि आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो जो ये अनुस्वार है, ये इनका लिपि चिन्ह, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसका लिपि चिन्ह कौन सा होता है? एक बिंदु, डॉट वाला जो चिन्ह है वो तो अनुस्वार होता है, और जो चंद्र बिंदु है वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के लेखन व वाचन में बिंदु अर्थात अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो शब्द का क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका जो अर्थ होगा, अगर आप उस जो बिंदु है उसको सही जगह पर नहीं लगाएंगे तो वह शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। इसका जो प्रयोग करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुस्वार नासिक की ध्वनि है, मतलब नासिक की ध्वनि मतलब नाक से इसका प्रयोग, मतलब जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जो उच्चारण स्थान है वो नासिक के वाला है, नाक वाला स्थान है ना। इसका लिपि चिन्ह बिंदु होता है। यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। यह अयोगवाह के अंतर्गत आता है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इसे देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखा जाता है। मतलब जब भी हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे तो किसी भी स्वर के बाद बिंदु लगेगा और व्यंजन से पहले इस बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा अगर नाक से निकले तो वर्ण के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और यही बिंदु अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। अगर कोई जैसे गंगा, तो ग है, ग के पहले ही बिंदु लग रहा है, गंगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम बोले हैं चंचल, तो ये डॉट इसके च के बाद में आ रहा है ना। तो इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। जैसे न, है ना, जैसे आप देखें अंडा, तो अंडे में हम ण करके भी लिखते हैं, और अगर हमें अनुस्वार लगाना हो तो हम इसका क्या करेंगे? उच्चारण रूप करके इसको कैसे लिख देंगे? न के रूप में लिख देंगे, या ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुस्वार ध्वनि की एक खास विशेषता है कि इसका कोई अपना निश्चित उच्चारित रूप नहीं होता। इसका उच्चारण इसके आगे
आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग के नासिक ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। जिससे भी पहले अगर यह आएगा उसी स्वर व्यंजन का जो उच्चारण रूप है उसी के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे च वर्ग का आया, जैसे मैंने बोला चंचल, तो च वर्ग का आया तो च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? न, ण, है ना। तो उससे उसका आधार पर इसका उच्चारण स्थान क्या किया जाता है? उच्चारण स्थान बताया जाता है, उसी के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अनुस्वार के उच्चारण नियमों को क्या कहते हैं? पंचामा अक्षर का नियम, यानी 5वें अक्षर का नियम कहा जाता है। अब अनुस्वार में देखो क वर्ग के होते हैं, जैसे क, ख, ग, और लास्ट में क्या हो गया? ऋण, है ना, के समान होगा। जैसे पंख, तो क के साथ उच्चारण आ रहा तो ण, जैसे न जैसी ध्वनि आ रही है ना उसमें। इन जो 5वां अक्षर जो है अंतिम अक्षर, जैसे च वर्ग में न, है ना, तो हलंत वाला न, तो वो न, च का न, और क का न, ट का ण, ये भी न में आ रहा है। इसी प्रकार त का न पे आता है और प वर्ग का म पे आता है। इस प्रकार इन अनुस्वारों को हम निश्चित करते हैं, इनकी जगह पर निर्धारित करते हैं। अब जो ये पंचामा अक्षर है देखो कौन कौन से होते हैं? ड, न, न, और म, यानी जो भी आपका वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना, ये पांचों जो वर्ग है, इनके जो 5वां अक्षर जो होगा, जैसे क का ड, च का ण, ट का ण, त का न और प का म, इनके आधार पर ही इन अनुस्वारों का प्रयोग किया जाता है। और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे अनुस्वारों का निषेध भी होता है, मतलब कोई शब्द ऐसे नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे आधा न हो गया, तो आप सोचे इसको हम आधे न को, जैसे मान्यता शब्द है, इसको हम अगर इस प्रकार से लिखें ऊपर डॉट लगा के मान्यता, तो ये सही नहीं होगा, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों में कुछ विवाद अपवाद भी होते हैं, कुछ शब्दों में इनका अपवाद भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से बाहर आए। देखो अनुस्वार में क्या था? ये सिर्फ नासिकीय व्यंजन है, मतलब नाक से ही इसका स्वर बाहर आएगा। जबकि जो अनुनासिक है, अनुस्वार में क्या था? नासिकीय ध्वनि है और अनुस्वार में, और अनुनासिक में क्या है? जब उच्चारण के समय वायु मुख के साथ नासिक, मतलब मुंह से भी हवा बाहर आएगी और नाक से भी आएगी, तो वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। जैसे पूंछ, है ना, तो जब मैं बोल रही हूँ तो इसका जो प्रेशर है वो नाक पे भी जा रहा है। हंस, चांद, हंसी, कुआं, है ना, लहंगा, तो ये सारे शब्द क्या है? अनुनासिक शब्द हैं, जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है, जो मुख से भी यानी मुंह से भी बाहर निकलेगी और नाक से भी बाहर निकलेगी, ये क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब इनका जो चिन्ह होता है वो कौन सा है? चंद्र बिंदु है, ठीक है ना। हिंदी में अनुनासिकों को निम्नलिखित 3 संदर्भ में, मतलब उच्चारण के आधार पर भी होता है, अर्थ के परिवर्तन के आधार पर भी होता है और बहुवचन के आधार पर भी होता है। 3 प्रकार से हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। उच्चारण के आधार पर, मतलब अनुनासिक कहाँ पे आएगा? प्रारंभ में आएगा, अंत में आएगा, मध्य में आएगा। जबकि अनुस्वार का प्रयोग क्या है? प्रारंभ में नहीं आएगा कभी भी, हमेशा या तो मध्य में आएगा या फिर अंत में आएगा। लेकिन जो अनुनासिक है वो प्रारंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। इसी प्रकार अर्थ परिवर्तन, मतलब एक ही शब्द को हम अनुस्वार लिख के भी प्रयोग कर सकते हैं और अनुनासिक, जैसे हंस और हंस, है ना, पूछ और पूंछ, सवार और संवार, बाट और बांट,
है ना। इस तरह से हम अनुनासिक का प्रयोग करके शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद है बहुवचन के रूप में। जैसे बहुवचन जब हम बनाते हैं तो हम उस पर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे मक्खी का मक्खियाँ, बहू का बहुएं, है ना, गुड़िया का गुड़िया, तितली का तितलियाँ, लड़की का लड़कियाँ। इस प्रकार बहुवचन के रूप में भी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमने जो आज अनुस्वार और अनुनासिक का रूप देखा था, उसमें देखिए आप, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों अर्थात क ख घ से पहले हो तो उच्चारण किसके समान होगा, ड के समान, ण, है ना। यदि अनुस्वार च वर्ग अर्थात च छ झ के से पहले आए तो उसका लिखित रूप न की भांति होगा। और यदि ट वर्ग, है ना, ट ठ ड ढ से पूर्व आए तो उसका लिखित रूप भी न के समान ही होगा, लेकिन उसका जो उच्चारण, उसका जो शब्द होगा, पंचमा अक्षर जो होगा वो ण होगा, है ना। और यदि त वर्ग त थ ध तथा श र श स से पहले आए तो वो न के समान ही होता है। मतलब 2 में तो हम न का प्रयोग करेंगे, 3 में, ना, च वर्ग के साथ भी, ट वर्ग के साथ भी और त वर्ग के साथ भी। इसके अलावा क वर्ग के साथ हम ण का प्रयोग करेंगे और जो प वर्ग है उसके साथ हम म का प्रयोग करेंगे। ये अनुस्वार हुआ। और अनुनासिक का है चंद्र बिंदु। अब देखिए अनुनासिक में क्या है, जिन स्वरों और या उसकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऊंट, आँख, गांव, उंगली। मतलब जहाँ पर भी शिरोरेखा, मतलब जो आप रेखा खींचते हैं शब्द के ऊपर, वहाँ मात्रा का अगर कोई किसी और स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी और मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब जहाँ मात्रा का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर हो वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या लगाया जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं क्यों, तो यहाँ पर यो की, ओ की मात्रा आ रही है ना, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। अगर वहाँ पर मात्रा नहीं होती है ना, जैसे हम लिखते हैं कहाँ, अगर यहाँ पे मात्रा नहीं है, कहा, कहा को कहाँ करना है, तो हम इस पे चंद्र बिंदु का, क्योंकि इसके ऊपर शिरोरेखाओं के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। तो ये भी आपको स्मरण रखने वाली बात है कि अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा का प्रयोग किया गया है तो उसे हम अनुस्वार के आधार पर प्रेजेंट करेंगे, उसे अनुस्वार के आधार पर बताएंगे। तो सबसे पहले हमने अनुस्वार के बारे में जाना कि अनुस्वार क्या है, एक नासिक्य ध्वनि है। इसका लिपि चिन्ह कौन सा है, एक बिंदु। और अनुनासिक का लिपि चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु। ठीक है। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद में आने वाला है, यानी इसका जो प्रयोग है वो शब्द के आरंभ में ना आकर मध्य और अंत में होता है, जबकि अनुनासिक का जो प्रयोग है वो शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। क्लियर है ना। अनुनासिक का जो लिपि चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है और अनुस्वार का लिपि चिन्ह बिंदु है। क्लियर है। धन्यवाद।